गुड डे स्टूडेंट्स, अज़ीज़ तलबा तालबात, मैं आप उर्दू की क्लास में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं आपकी टीचर मिसेज़ अर्शी कैसर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने जश्न आज़ादी बहुत अच्छे तरीके से मनाया होगा। आज हम उर्दू क़वाइद व इंशा में मज़मून नवीसी सीखेंगे कि हमें मज़मून किस तरह से लिखना है। मज़मून नवीसी से क्या मुराद है? अपने ख़यालात, जज्बात, महसूसात और मुशाहिदात को साफ़, सही और मौसर ज़बान में अदा करने को मज़मून नवीसी कहते हैं। अपने ख़यालात यानी जो आप सोचते हैं, जज्बात, जो इस चीज़ के बारे में या जिसके बारे में मज़मून लिखा जाना है उसमें आपका क्या जज्बा है, महसूसात, आप क्या महसूस करते हैं, और मुशाहिदात, जो आप अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों को देख कर जो कुछ भी उस बारे में सीखते हैं उनको मुशाहिदात कहते हैं, को साफ़, सही और मौसर ज़बान में अदा करने को मज़मून नवीसी कहते हैं। मज़मून नवीसी के लिए 3 चीज़ें बुनियादी हैसियत रखती हैं। नंबर 1 पर है ख़यालात, नंबर 2 पे है तरतीब, नंबर 3 पर है तर्ज़ बयां और सेहत बयान, यानी अपने ख़यालात को इकट्ठा करना, फिर उन्हें तरतीब देना और फिर उन्हें लिखना और देखना कि जो कुछ आप लिख रहे हो वो सही और बेहतर तरीके से लिखा जा रहा है या नहीं। किसी मज़मून में ख़यालात जिस कदर बुलंद वसी होंगे उसी कदर वो मज़मून दिलकश होगा। रब्त, तरतीब और तसलसल के बगैर जो मज़मून लिखा जाएगा उसकी हैसियत और आफ़ियत कुछ ना होगी। इन तमाम बातों के अलावा सेहत ज़बान का ख्याल रखना भी अज़ हद ज़रूरी है, यानी जो कुछ लिखा जाए इमला, ग्रामर, मुहावरा ज़बान के लिहाज से पूरी तौर पर सही हो। मज़मून लिखने से पहले अपने ख़यालात को इकट्ठा करने के बाद मज़मून लिखना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने जैसे एक मज़मून शुरू किया है हमारा पाकिस्तान, और मैंने उसका एक नक्शा बना लिया है। सबसे पहले ये कब बना और किसने बनाया, आप इसके बारे में तफसील से बता सकते हैं। तमहीद बांधना इसको कहते हैं, यानी तमहीद बांधना है आपने। ये कब बना तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि वो कब बनाया गया और किसने बनाया, यानी ये कब बना। 14 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया। इसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी गईं। बड़े बूढ़ों ने, नौजवानों ने, औरतों ने, बच्चों ने, सब ने मिलकर इसको बनाने के लिए अपना अपना हिस्सा डाला। फिर किसने बनाया इसमें आप बता सकते हैं, और आपको पता भी है कि हमारे महबूब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, इलामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान और बहुत से ऐसे दूसरे कौमी रहनुमाओं की मदद से इस पाकिस्तान को बनाया। इसका नाम चौधरी रहमत अली का तजवीज़ करता है। फिर मुल्क की अहमियत क्या है वो बतानी है। मुल्क की अहमियत से क्या मुराद है, यानी हमारा मुल्क जो है वो जनूबी एशिया में कहाँ वाक़या है, उसकी अहमियत क्या है कि ये किस वजह से बना। हमें एक आज़ाद मुल्क की ज़रूरत थी जिसमें हम अपने तौर पर अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें, अपने इक़्तिदार को और अपनी रवायात को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ अपने काम कर सकें, हमें किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो और हम दूसरे पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतर तौर पर अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। इस नक्शे को देखने के बाद हम देखते हैं कि हमारा मुल्क एक ख़ास जगह पर वाक़या है जिसके इर्द गिर्द बहुत से ममालिक हैं जिनकी सरहदें हमारे मुल्क से जुड़ती हैं। ये ममालिक
हमारे पड़ोसी ममालिक कहलाते हैं। फिर आपने के झंडे के बारे में, पाकिस्तान के झंडे के बारे में बताना है। पाकिस्तान का झंडा हरा और सफ़ेद है। हरा रंग अक्सरियत को ज़ाहिर करता है और सफ़ेद रंग अक़लियत को, यानी अक्सरियत के साथ साथ यहाँ पर और भी अक़लियत के तौर पर बहुत से लोग आबाद हैं। अक्सरियत मुसलमानों की है, इसके अलावा दीगर मज़ाहिब भी हैं जिनमें मसीही और हिंदू अक़लियत में हैं। इसके अलावा दीगर छोटी कौमें जिनमें बुद्ध मत के मानने वाले सिख और पारसी भी शामिल हैं। ये इसके बाद हमने दूसरे पैराग्राफ में बताना है कि हमारे मुल्क के सूबे, शहर, दरिया, समंदर, दारुल हुकूमत, मशहूर पैदावार, लिबास, कौमी फूल, कौमी जानवर, अहम सनतें वगैरह कौन कौन सी हैं। जैसे अगर हम अपना कौमी परिंदे को देखें तो वो चकोर है और कौमी जानवर जो है मारखोर है। आपको ये तस्वीर में नज़र आ रहा होगा। हमारा कौमी फूल जो है वो चंबेली है, कौमी फल जो है वो आम है। कौमी लिबास जो है वो शलवार कमीज़ है और हमारा कौमी खेल हॉकी है। इसके अलावा कौमी निशान जो है वो चांद तारा है। इसके इर्द गिर्द नरगिस के फूल हैं, उसके दरमियान में निशान ज़फ़र है और उसमें 4 फसलें जो हैं उनकी तस्वीरें हैं और पाकिस्तान का नारा ईमान, इत्तेहाद, नज़म है। मशहूर इमारतों में कायदे आज़म का मज़ार, बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान, जहां पाकिस्तान को बनाने के लिए करारदाद पेश हुई थी जो 23 मार्च 1940 में पेश की गई थी कि हमें एक अलग और आज़ाद वतन की ज़रूरत है। इसके अलावा अहम सनतें, हमारे मुल्क में कौन कौन सी अहम सनतें हैं। सनतें जिससे हम कुछ कमाते हैं, जैसे खेलों की सनत, सूती कपड़े की सनत। इसके अलावा अहम फसलें हमारे मुल्क में चावल, कपास, इसके अलावा गंदम, गन्ना, ये बहुत चीज़ें ऐसे हैं जिन्हें हम बाहर के ममालिक में भेज के वहाँ से ज़र मुबादला भी कमाते हैं। ज़र मुबादला से मुराद है कि कुछ बेचने के बदले में कुछ मिलना, यानी हम अगर कोई चीज़ें भेजते हैं तो उससे हमें कोई चीज़ें हम वहाँ से हासिल करते हैं या पैसे जो हैं उनसे हमें मिलते हैं जिससे हम अपने मुल्क को तरक्की दे सकते हैं। इसके अलावा आपने इसमें ये भी बता सकते हैं कि ज़बानें, पाकिस्तान की कौमी ज़बान जो है वो उर्दू है। इसके अलावा सिंध में सिंधी, पंजाब में पंजाबी और सराइकी, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो और हिंदको और बलूचिस्तान में बलोची और दीगर ज़बानें बोली जाती हैं। हमारे मुल्क के 4 सूबे हैं, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कबायली इलाके यानी फाटा पाकिस्तान का हिस्सा है, गिलगित बल्तिस्तान, शुमाली इलाका जात को खुद मुख्तार सूबे की हैसियत दी गई है। दारुल हुकूमत के बारे में, हमारा दारुल हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद है। सूबाई दारुल हुकूमत, सिंध का दारुल हुकूमत कराची है, पंजाब का लाहौर है, खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर है और बलूचिस्तान का सूबाई दारुल हुकूमत जो है वो कोयटा है। ये सब बातें लिखने के बाद हम इस बात को देखने की कोशिश करते हैं कि हम इसके लिए क्या करते हैं।
ہمارا عزم کیا ہے، ہمارے مستقبل کے کیا ارادے ہیں، ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ہم اس کی ترقی کے لیے دل و جان سے محنت کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس کے خلاف کھڑا ہو تو ہم سپہ پلائی دیوار اس کے خلاف بن جاتے ہیں۔ ہمارا عزم ہے کہ ہمارا ملک دنیا کے ممالک میں سب سے اوپر ہو، ہمارا پرچم ہمیشہ سربلند رہے، ہمیں لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھیں اور ہمارے ملک کی عزت کو چار چاند لگیں۔ ہمارے مستقبل کے کیا ارادے ہیں؟ ہم اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے دن رات محنت کریں گے۔ کسی بھی قسم کی کوئی بھی تکلیف آئے، ہم کسی بھی تکلیف سے کبھی نہ گھبرائیں گے۔ یہ وطن ہمارے محبوب لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کی رہنمائی میں وجود میں آیا۔ محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ بانی پاکستان نے ہمیشہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے جتنی دیر وہ زندہ رہے، انہوں نے اپنے ملک کی ترقی کے لیے محنت کی۔ ایک اجلاس میں کسی قائد اعظم جب وہاں تھے تو کسی نے نعرہ لگایا کہ شہنشاہ پاکستان زندہ باد، لیکن قائد اعظم نے اس کا جواب دیا کہ میں پاکستان کا بادشاہ نہیں ہوں بلکہ پاکستان کا سپاہی ہوں۔ ہمیں ان کے اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے آپ کو ملک کا بادشاہ نہیں بلکہ ملک کا سپاہی تصور کرنا چاہیے۔ سپاہی کا کام اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا ہے۔ جیسے قائد اعظم اپنے لوگوں کی حفاظت کرتے تھے، اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ کس طریقے سے کرنی ہے؟ اپنے اپنے جہاں جہاں جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، جس ادارے میں کام کرتے ہیں یا جہاں ہم پڑھتے ہیں، ہمیں وہ اتنی ہی جگہ کو اپنے ملک کا ایک حصہ سمجھتے ہوئے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے اچھے کام کرنے ہیں، اس کی قدر کو بڑھانا ہے۔ یہ تمام باتیں لکھنے کے بعد ہم مضمون کا اختتام جو ہے کسی بھی ملی نغمے سے یا دعا سے کر سکتے ہیں۔ ہم کوئی بھی ملی نغمے کا ایک شعر یا دو شعر لکھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی اچھے الفاظ میں کوئی اچھی سی دعا لکھ کے ہم اپنے مضمون کا اختتام کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے یہاں پر ایک شعر لکھا، سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے۔ اب گھر کا کام ہے۔ میں نے جو آپ کو ہمارا پاکستان کا ایک نقشہ بنا کے دیا ہے، اس کی میں نے کچھ آپ کو تفصیل بتا دی ہے کہ اس طریقے سے آپ وہ لکھو گے، اور باقی آپ نے اسی نقشے کی مدد سے پاکستان کے بارے میں لکھنا ہے اور بتانا ہے مضمون کی شکل میں۔ کم سے کم 150 الفاظ پر مشتمل مضمون تحریر کرنا ہے، اور اس کا عنوان ہے ہمارا پاکستان۔ یہ تمام مضمون، یہ تمام چیزیں جو آپ نے، اگر تصویریں آپ لگا سکتے ہو تو تصویریں لگا دو، اگر نہیں لگا سکتے تو ویسے ہی مضمون لکھتے ہیں، لیکن یہ تمام کام آپ نے کاپیز پہ کرنا ہے۔ وہ کاپیز جب اسکول کھلیں گے آپ اپنے ساتھ لے کے آئیں گے ان کاپیز پہ، اور اس پہ آپ کو کام پر جو یہ ہوم ورک کے لیے آپ کو دیا جا رہا ہے اس پہ آپ کو نمبر بھی دیے جائیں گے، اس لیے تمام کام اپنا جو ہے وہ کاپیز پہ کرنا ہے۔ گھر میں رہیں، سیف رہیں۔ آج کے اس سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔